नमस्कार बच्चों, अपना लेसन चल रहा है कंपनी। उसके अंदर आज अपना टॉपिक है अधिमान अंशों के प्रकार। तो मैंने आपको प्रश्न बताया था कि अधिमान अंश होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे था अपना शोधनीय अधिमान अंश। शोधनीय अधिमान अंश, हम देखें जैसे नाम से पता चल रहा है शोधनीय। शोधनीय का मतलब होता है कि जिनको अपने क्या करते हैं, उनके जीवन काल में, कंपनी का जो जीवन काल होता है उसके अंदर ही उसका शोधन कर देते हैं। और शोधन से अर्थ होता है भुगतान करना। जब अपने अंशों को निर्गमन करते हैं तो उस समय क्या करते हैं कि कंपनी लोगों को शेयर देती है और उनसे कैश लेती है। जब उनका शोधन करती है तो शोधन में क्या होगा कि कंपनी उन अंशों को तो वापस लेगी और कैश वापस दे देगी, तो उसे क्या करने हैं, शोधन कहते हैं। और यहाँ पे अपने पास है शोधनीय अधिमान अंश। यहाँ पर अपने पास क्या है, शोधनीय अधिमान अंश है। तो शोधनीय अधिमान अंशों का अर्थ ये होता है कि जिन अंशों का शोधन, जिन अधिमान अंशों का शोधन अपने जीवन काल में ही किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, वे अंश क्या कहलाते हैं, शोधनीय अधिमान अंश। मान लो कि कोई कंपनी 50 वर्ष चल रही है, अगर इन 50 वर्षों के अंदर अंदर कंपनी क्या करे, अधिमान अंशों का भुगतान कर दे, जो अंशधारी है उनकी कैश क्या करे, उन्हें वापस दे दे और उनसे शेयर ले, तो उसे क्या कहते हैं, शोधनीय अधिमान अंश। तो आप इसका अर्थ पूछे तो बताना है, जब कोई कंपनी अपने जीवन काल में ही अधिमान अंशों का शोधन कर देती है तो उसे क्या कहते हैं, अपने शोधनीय अधिमान अंश या शोध्य अधिमान अंश कहते हैं। नंबर 2 पे बताया था आपको अशोधनीय अधिमान अंश। अशोधनीय अधिमान अंश, अब शोधनीय का जस्ट अपोजिट है अशोधनीय। यानी शोधनीय तो वे होते हैं जिनका शोधन कंपनी के जीवन काल में होता है, और अशोधनीय अधिमान अंश वे अधिमान अंश होते हैं जिनका शोधन कंपनी के जीवन काल की समाप्ति पर होता है। कहने का अर्थ, जब कंपनी का समापन होता है तो कंपनी के जो अंशधारी है उनको पूंजी की वापसी की जाती है। उनको राशि पहले नहीं लौटाई जाती, उनकी राशि उस समय लौटाई जाती है जब कंपनी का समापन होता है। तो ऐसे अधिमान अंश जिनका शोधन कंपनी के समापन पर ही होता है, ऐसे अधिमान अंश अशोधनीय अधिमान अंश कहलाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, शोधनीय वे हो गए जिनका शोधन कंपनी के जीवन काल में हो गया, और अशोधनीय अधिमान अंश वो अधिमान अंश हो गए जिनका शोधन कंपनी के जीवन काल की समाप्ति के पश्चात ही होता है। नंबर 3 है संचयी अधिमान अंश। नंबर 3 पे क्या है, संचयी अधिमान अंश। संचय इसके नाम से पता चल रहा है, संचय माने इकट्ठा कर रहे हैं जिसको, अपने क्या करें, ऐसे अधिमान अंश जिनका लाभांश संचित होता रहता है प्रत्येक वर्ष, उन्हें संचयी अधिमान अंश कहते हैं। कहने का मीनिंग है, देखो जब कोई कंपनी मान लो शेयर इश्यू करती है तो वो 2 प्रकार के शेयर इश्यू करती है, समता अंश और अधिमान अंश। समता अंशों पे कभी भी जो लाभांश की रेट है वो फिक्स नहीं होती, लेकिन अधिमान अंशों पे क्या होता है, रेट हमेशा फिक्स मिलेगी आपको। जब आपके प्रेफरेंस शेयर लिखे होंगे, जैसे मान लो प्रेफरेंस शेयर, उसके आगे हमेशा आपको ऐसे रेट मिलेगी 9%, 10%, 8%, ऐसे, यानी 9% प्रेफरेंस शेयर या 8% प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति ने जितने शेयर खरीदे हैं ना, जितनी राशि के, उस पर उसे 9% है वो डिविडेंड मिलेगा। लाभांश कितना मिलेगा, 9% मिलेगा। लेकिन समता अंशों पर कभी लाभांश दर फिक्स नहीं होती। अब देख लो अधिमान अंश है, उस पे मान लो रेट है वो 9% होगी। अब बात आती है अपने संचयी अधिमान अंश। तो संचयी अधिमान अंश वे अंश होते हैं जिनको ये अधिकार होता है कि किसी वर्ष में कंपनी को लाभ ना हो अथवा लाभ अपर्याप्त हो तो उनका लाभांश क्या होगा, आगे वाले वर्षों के लिए संचित होता रहेगा। तो ऐसे अधिमान अंशों को क्या कहते हैं, संचयी। उनका इस साल मान लो लाभ कम है या फिर लाभ है ही नहीं, तो उनका जो
लाभांश है, जैसे इसमें रेट होगी 9%, तो वो उनका लाभांश क्या होगा, एकत्रित होता रहेगा, संचित होता रहेगा और वो आगामी वर्षों में प्राप्त हो जाएगा जब कंपनी को लाभ होगा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने एक कंपनी के 1,09% प्रेफरेंस शेयर परचेज कर रखे हैं, 1 लाख और एक मान लो 10 रुपये का है, तो टोटल ये शेयर हो गए 10 लाख के। टोटल ये प्रेफरेंस शेयर कितने के हो गए, 10 लाख के हो गए। अब उस पे लाभांश की रेट क्या है, 9% है। 9% का मतलब है कि 10 लाख का 9% 90,000 हो गया। 10 लाख का 9% कितना आ गया, 90,000। तो कंपनी को इन व्यक्तियों को कितना लाभांश देना है प्रत्येक साल, 90,000 देना है। अब मान लो किसी वर्ष में लाभ ही कम हो गया, मान लो लाभ 70,000 का बचा है, सारे खर्चे चुकाने के बाद जो लाभ बचा वो 70,000 का और इनको लाभांश देना 90,000 का। तो जिन अधिमान अंशों पर ये सुविधा होती है कि अगर लाभ किसी वर्ष में कम रह जाए, लाभ किसी वर्ष में क्या रह जाए, कम रह जाए, तो उनका लाभांश संचित होता रहेगा और वो आगामी वर्षों में मिल जाएगा। तो इस पर कितना परसेंट है, 9%। तो 10 लाख का 9% 90,000 आ गया, लेकिन कंपनी के पास सारे खर्चे चुकाने के बाद 70,000 का लाभ बचा है। तो कंपनी क्या करेगी, इन 70,000 रुपयों को तो इन्हें लाभांश के रूप में दे देगी, लेकिन उनका लाभांश है 90,000 और उन्हें दिया कितना गया है, 70,000, तो 20,000 रुपये बच गया। ये लाभांश क्या हो गया, इनका संचित हो गया। आगामी वर्षों में जब लाभ ज़्यादा होगा तो कंपनी क्या करेगी, ये 20,000 लाभ जोड़ के देगी। जैसे आगे वाले साल में भी उनका 90,000 का लाभांश बन गया, इस साल मान लो कंपनी को लाभ 2 लाख बच गया। अब 90,000 तो प्रेफरेंस शेयर को ये लाभांश देना और 20,000 इनका संचित भी है, तो टोटल कितना हो गया, 1,10,000। तो कंपनी क्या करेगी, 1,10,000 का लाभांश है वो उनको देगी। कितना लाभांश देगी, 1,10,000 का लाभांश देगी। अब कंपनी के पास प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपए, जिसमें 1,10,000 तो किसको दे दिए, प्रेफरेंस शेयर को। बाकी जो 90,000 बच गए वो कंपनी है वो इक्विटी शेयर को देगी। यानी इक्विटी शेयर को लाभांश तो उसी दशा में मिलता है जब कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है, क्योंकि इनकी रेट पहले से फिक्स नहीं होती, लेकिन प्रेफरेंस शेयर की रेट पहले से फिक्स होती है। और जिन अधिमान अंशों पर ये अधिकार होता है कि अगर किसी साल में लाभ ना हो या फिर अपर्याप्त लाभ हो तो उनका लाभ क्या होता है, संचित होता है और आगामी वर्षों में प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे अधिमान अंश क्या कहलाते हैं, संचयी अधिमान अंश, जिन पर क्या सुविधा होती है कि उनको अगर किसी वर्ष में पूरा लाभ ना मिले या पूरा लाभांश ना मिले तो उनका लाभांश आगे के वर्षों के लिए संचित हो जाता है। ऐसे जो अधिमान अंश होते हैं वो संचयी अधिमान अंश कहलाते हैं। नंबर 4 पे है असंचयी अधिमान अंश। असंचयी अधिमान अंश, अब देखो असंचयी कौन से हो गए, जिन अधिमान अंशों पर ऐसी सुविधा नहीं होती कि उनका लाभांश है वो संचित हो जाएगा। अर्थात अगर किसी साल में लाभ कम रह गया तो उन्हें जितना लाभ मिलेगा वो तो मिल जाएगा, उनका आगे के वर्षों के लिए संचित नहीं होता। तो ऐसे अधिमान अंशों को क्या कहते हैं, अपने असंचयी अधिमान अंश कहते हैं। ऐसे अधिमान अंशों को क्या कहते हैं, असंचयी अधिमान अंश कहते हैं। तो असंचयी अधिमान अंश कौन से हो गए, जिन अधिमान अंशों पर यह सुविधा नहीं होती कि उनका लाभांश आगे के वर्षों के लिए संचित हो जाए, तो ऐसे अधिमान अंशों को असंचयी अधिमान अंश कहते हैं। मान लो अपने पास ये एग्जाम्पल है कि कंपनी ने 10 लाख रुपए के 9% प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रखे हैं। कितने के कर रखे हैं, 10 लाख के 9%। 10 लाख का 9% कितना हो गया, 90,000 रुपये इनका लाभांश हो गया। अब किसी वर्ष में कंपनी के पास क्या बचा, किसी वर्ष में कंपनी के पास 70,000 का लाभ बच गया सारे खर्चे चुकाने के बाद, और प्रेफरेंस शेयर का जो लाभांश बनता है वो 90,000 बनता है, और कंपनी के पास जो लाभांश है वो कितना है, 70,000 है। अब कंपनी के पास लाभ 70,000 है, उन्हें देना कितना, 90,000। तो कंपनी क्या करेगी, ये उनको 70,000 दे देगी, ये लाभांश तो क्या करेगी, 70,000 दे देगी। अब उनका 20,000 जो बच गया ना वो आगे के वर्षों के लिए संचित नहीं होगा, अर्थात उन्हें आगे के वर्षों में अब वो 20,000 रुपये नहीं मिलेंगे। आगे के वर्षों में उन्हें चाहे कितना भी लाभ हो जाए, 90,000 बनते हैं तो 90,000 ही मिलेंगे। अर्थात उन्हें अधिकार नहीं है कि उनका जो लाभांश है वो संचित हो जाए भविष्य के लिए। तो ऐसे अधिमान अंश क्या हो गए, असंचयी अधिमान अंश हो गए। तो संचयी तो कौन से हो गए, जिन अधिमान अंशों पर
ये अधिकार होता है कि किसी वर्ष में लाभ कम हो तो उनका लाभांश आगामी वर्षों के लिए संचित हो जाता है और आगे के वर्षों में जुड़कर मिल जाता है। और असंचय वो अधिमानस होते हैं जिन पर ये अधिकार नहीं होता कि उनका लाभांश अगर कम रह गया तो आगे वर्षों में प्राप्त हो जाए, उन्हें उतना ही लाभांश मिलता है जितना उस साल अवेलेबल होता है और उनका लाभांश है वो संचित नहीं होता है। तो ऐसे अधिमानसों को क्या कहते हैं? अपने असंचय अधिमानस कहते हैं। नंबर 5 पे है परिवर्तनीय अधिमानस। नंबर 5 पे क्या है? परिवर्तनीय अधिमानस। नाम से पता चलेगा परिवर्तनीय। ऐसे अधिमानस जिन्हें एक निश्चित समय के पश्चात समता अंशों में परिवर्तित किया जा सके। ऐसे अधिमानस जिन्हें एक निश्चित समय के बाद किया जा सके, समता अंशों में परिवर्तित किया जा सके। है वो अधिमानस खरीदे थे जब वो कौन से थे? प्रेफरेंस शेयर थे। बाद में उनको क्या कर दे? इक्विटी शेयर में चेंज कर दे। जिनको क्या कर सके? बाद में इक्विटी शेयर में चेंज कर सके। यानी ऐसे अधिमानस जिनको क्या एक निश्चित समय के बाद समतांशों में परिवर्तित किया जा सके, तो ऐसे अधिमानस है वो परिवर्तनीय अधिमानस कहलाते हैं। जिनको एक निश्चित समय के बाद क्या है, तो जब परचेज किए तब तो वो कौन से थे? प्रेफरेंस शेयर, और बाद में चेंज किस में कर दिया? उन्हें इक्विटी शेयर में कर दिया। तो जिन अधिमानसों को ये अधिकार होता है कि एक निश्चित समय के बाद उन्हें समतांशों में परिवर्तित किया जा सके, तो ऐसे अधिमानस क्या कहलाते हैं? परिवर्तनीय अधिमानस कहलाते हैं। नंबर 6 अपरिवर्तनीय अधिमानस। तो अपरिवर्तनीय इसका जस्ट उल्टा हो गया कि जिन अधिमान अंशों को एक निश्चित समय के बाद समता अंशों में परिवर्तित किया जा सके वो तो क्या हो गया? परिवर्तनीय अधिमान अंश। और जिन अधिमान अंशों को किसी भी अंश में परिवर्तित नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाते हैं? अपरिवर्तनीय अधिमान अंश। यानी उन्हें एक निश्चित समय के बाद समता अंशों में आप परिवर्तित नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएंगे? अपरिवर्तनीय। तो इसका जस्ट उल्टा हो गया। इनको तो एक निश्चित समय के बाद क्या कर सकते हैं? एक समतांशों में परिवर्तित कर सकते हैं, वो परिवर्तनीय हो गए। और जिनको समतांशों में परिवर्तित नहीं कर सकते वो हो गए अपरिवर्तनीय। नंबर 7। नंबर 7 पे आगे अवशिष्ट भागी या जिनको बोला जाता है भागीदार अधिमान अंश। नंबर 7 पे कौन सा आ गया? भागीदार अधिमान अंश। भागीदार अधिमानस कौन से होते हैं? देखो पहले इसके लिए एक एग्जांपल समझो आप। देखो सबसे पहले कंपनी क्या करती है? जब कंपनी को लाभ होता है तो सबसे पहले कंपनी लाभों में से क्या करती है? सारे खर्चे वगैरह चुकाने के बाद जो लाभ बचेगा उसमें पहले अधिमानसों को लाभांश देती है। किसको लाभांश देगी? अधिमानसों को। फिर जो लाभ बचेगा वो सारा का सारा किस में से बचता है? किसके लिए बचेगा? समतांशों के लिए बचेगा। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर है वो कंपनी के बाद रियल के होते हैं, ओनर होते हैं, तो उन्हें क्या दिया जाता है? समतांशों पे पहले जो लाभ में से अधिमानसों को लाभांश दे दिया, फिर बचा वो समतांशों के लिए बच गया। लेकिन कंपनी सारा का सारा लाभांश बचता है वो समतांशों को देती नहीं है। क्यों नहीं देती? क्योंकि भविष्य में हो सकता है कभी हानि वगैरह हो जाए तो वो लाभांश कुछ संचित रख लेती है और वो आगे भविष्य में क्या काम आ जाता है। अब अधिमान लाभ में से क्या किया? पहले अधिमानसों को लाभांश दे दिया। अधिमान अंशों को लाभांश देने के बाद समता अंशों को लाभांश देने से पहले कंपनी क्या करेगी? कुछ राशि तो संचय वगैरह में ट्रांसफर कर देगी, कुछ राशि तो वो क्या करती है? संचय वगैरह में ट्रांसफर कर देती है। उसके बाद कई कंपनियां क्या करती है कि अपने जो अधिमानसधारी है या जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको आकर्षित करने के लिए क्या करती है? एक निश्चित दर से लाभांश तो देती है और लाभ इतना ज़्यादा हो जाता है कि कंपनी समताधारियों को भी लाभांश दे देती है और उसके बाद भी उनका लाभ बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो कंपनी क्या करती है? अधिमान अंशों को अतिरिक्त लाभांश देती है। यानी जैसे इनका फिक्स था, यहाँ पे भी 9% लाभांश मिलेगा, तो 1 लाख का 9% 90,000 हो गया, तो 90,000 तो मिल ही गया। ये तो उनकी रेट ही थी। अब कंपनी ने मान लो कंपनी को किसी साल में 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो 10 लाख में 90,000 तो वो लाभांश दे दिया और कंपनी को प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए, तो कंपनी के पास 9,10,000 रुपये और है। अब कंपनी ने मान लो कि 5 लाख रुपए का लाभांश है वो इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया।
फिर कंपनी के पास 4,10,000 और बच गए, तो कंपनी उसमें से कुछ तो संचय में भेज देगी और कुछ एक्स्ट्रा लाभांश है ना वो अधिमान अंशों को दे देगी। जिन अधिमान अंशों पर यह सुविधा होती है कि उन्हें एक निश्चित दर से लाभांश मिलने के पश्चात तथा समताधारियों को लाभांश देने के पश्चात लाभ में से कुछ हिस्सा और मिलता है, ऐसे अधिमान अंश है वो भागीदार अधिमान अंश कहलाते हैं। जैसे उनकी रेट है, उस रेट से तो उन्हें लाभांश मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा जो प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट में से कुछ शेयर इन्हें और मिल जाता है, जैसे 1% 2% एक्स्ट्रा देती है। तो जिन अधिमान अंशों पर यह सुविधा होती है कि एक निश्चित दर से लाभांश की प्राप्ति होने के पश्चात अतिरिक्त लाभांश की प्राप्ति होती है, ऐसे अधिमान अंश होते हैं वो भागीदार अधिमान अंश कहलाते हैं। नंबर 8 पे कौन से हो गए, अभागीदार और जिसको गैर भागीदार भी बोलते हैं। तो नंबर 8 पे अपने आगे गैर भागीदार अधिमान अंश। अब गैर भागीदार कौन से हो गए, गैर भागीदार अधिमान अंश वो होते हैं जिन अधिमान अंशों पर अतिरिक्त लाभांश की सुविधा नहीं होती है। चाहे कंपनी कितना ही प्रॉफिट कमा ले, उन्हें एक निश्चित दर से ही लाभांश की प्राप्ति होगी। चाहे कंपनी क्या करे, कितना ही प्रॉफिट कमा ले, कितना ही लाभ कमा ले, लेकिन उन्हें एक निश्चित दर से लाभांश की प्राप्ति होती है। जैसे वही उदाहरण लेते हैं, 10 लाख का 9% 90,000 बन गया। 10 लाख का 9% लाभांश कितना हो गया, 90,000। अब कंपनी को मान लो प्रॉफिट 10 लाख का हो गया। अब 10 लाख में से 90,000 तो इनको दे दिया, 5 लाख इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया, तो कंपनी के पास 4,10,000 और बच गए। तो कंपनी क्या करेगी, 4,10 या तो सारा का सारा रिजर्व में ट्रांसफर करेगी या फिर इक्विटी शेयर होल्डर को देगी, लेकिन अधिमान अंशों को अतिरिक्त नहीं देगी। तो जिन अधिमान अंशों पर यह सुविधा होगी कि उन्हें अतिरिक्त लाभांश मिलेगा, वो तो कौन से हो गए, भागीदार अधिमान अंश। और जिन अधिमान अंशों पर यह सुविधा नहीं होती कि उन्हें अतिरिक्त लाभांश की प्राप्ति होगी, वो कौन से हो गए, गैर भागीदार अधिमान अंश। अब नंबर 9 और लास्ट आगे, जिनको बोलते हैं शुद्ध, ऐसे लिख दो, संचयी परिवर्तनीय, संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश। संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश। अब देखो ये अपना संचयी था और ये परिवर्तनीय था। संचयी अधिमान अंश कौन से होते हैं, जिनको ये सुविधा होती है कि उनका लाभांश अगर किसी वर्ष में लाभ अपर्याप्त हो तो आगे के लिए एकत्रित हो जाता है, वो संचयी अधिमान अंश हो गए। और परिवर्तनीय अधिमान अंश कौन से होते हैं, जिनको अपने एक निश्चित समय के बाद क्या करते हैं, समता अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं, वो परिवर्तनीय है। और ये कौन सा हो गया, संचयी परिवर्तनीय प्लस, संचयी प्लस में परिवर्तनीय है। तो संचयी प्लस परिवर्तनीय का अर्थ होगी जिन अधिमान अंशों को दोनों सुविधा एक साथ होती है कि उनका लाभांश भी आगामी वर्ष के लिए क्या होता है, संचित होता रहता है, वो तो तब हो गए संचयी। और उनको एक निश्चित समय के बाद क्या कर सकते हैं, समता अंशों में परिवर्तित भी कर सकते हैं, तो वो हो गए परिवर्तनीय। यानी ऐसे अधिमान अंश जिन पर ये दोनों सुविधाएं एक साथ होती है, लाभांश संचित करने की भी सुविधा होती है और उन्हें परिवर्तित करने की भी सुविधा होती है, तो वो अधिमान कौन से हो गए, संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश हो गए। तो इस प्रकार अपने अधिमान अंशों के 9 प्रकार हो गए, शोधनीय, अशोधनीय, संचयी, असंचयी, परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, भागीदार, गैर भागीदार और संचयी परिवर्तनीय। ये अपना हो गया टॉपिक अधिमान अंशों के प्रकार। आगे अपना देखो टॉपिक आएगा अभी अंशों का निर्गमन। अब सबसे मेन टॉपिक मान लो यही है, क्योंकि क्वेश्चन जब निर्गमन करेंगे तो आपको क्या सवाल करने पड़ेंगे। जब आप अंशों का निर्गमन करोगे तो आपको क्या करने, सवाल करने पड़ेंगे। तो अपना है अंशों का निर्गमन। देखो आप कुछ एक वर्ड समझते हैं पहले, अंशों के निर्गमन से पहले भी प्रक्रिया कैसे चलती है निर्गमन की। सबसे पहले कोई कंपनी क्या करती है कि जब शेयर इश्यू करना चाहती है, ये मैंने आपको बताया था शुरू में कि निजी कंपनियां होती है वो तो क्या क्रय विवरण जारी नहीं कर सकती, यानी अपने शेयर है वो या तो अपने रिश्तेदारों को देती है या फिर वो कर्मचारियों को देती है। इसके लिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई विज्ञापन जारी नहीं कर सकती। तो अपने जो सारे सवाल करेंगे वो एक सार्वजनिक कंपनी के करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो अपने अंशों को जनता को जारी कर सकती है।
जब कंपनी अंशों का निर्गमन करना चाहती है तो सबसे पहले मैंने बताया था कि वो एक क्रय विवरण जारी करती है, प्रोस्पेक्ट। सबसे पहले कंपनी क्या करती है? क्रय विवरण जारी करती है। क्रय विवरण होता क्या है? पहले भी बताया था मैंने आपको कि जब कोई कंपनी शेयर इश्यू करना चाहेगी तो पहले एक विज्ञापन जारी करेगी, ये कंपनी है अपने इतने शेयरों को इस मूल्य पर इश्यू करना चाहती है। अगर कोई व्यक्ति अंश लेने का इच्छुक हो तो वो आवेदन कर सकता है। तो क्रय विवरण का मतलब क्या हो गया कि क्रय विवरण एक प्रकार का विज्ञापन है जिसके द्वारा कोई भी कंपनी जनता को अंश लेने के लिए आमंत्रित करती है। यानी ये एक आवेदन नहीं है, ये क्या चीज़ है? इसमें कंपनी क्या है, यानी आपने मान लो कि अपने किसी को खाने पे बुलाते हैं, खाने पे बुलाते हैं तो उसको एक कार्ड देते हैं। कार्ड है वो क्या है? सिर्फ एक निमंत्रण है, भी आपको आना है, ठीक है, लेकिन हमने कोई आवेदन नहीं किया। आवेदन कौन करेगा? जो खाने आएगा वो आवेदन कर रहा है हमें खाने के लिए दो, तो फिर क्या करते हैं? उसे खाने के लिए मिलता है। तो ये बात है कि क्रय विवरण है ना, वो एक आमंत्रण पत्र है जिसके द्वारा कोई भी कंपनी जनता को इस बात के लिए आमंत्रित करती है भी अमुक कंपनी इतने शेयर इश्यू करना चाहती है, यदि आप लेने के इच्छुक हो तो आप आवेदन कर सकते हो। तो क्रय विवरण क्या हुआ? क्रय विवरण एक प्रकार का विज्ञापन हुआ जो किसी भी थ्रू हो सकता है। ये नहीं है कि वो न्यूज़पेपर में दे, न्यूज़पेपर के द्वारा हो सकता है, या आजकल बहुत से सोशल मीडिया के जो आइटम होते हैं किसी के द्वारा हो सकता है, जैसे रेडियो में दे दिया, टेलीविजन में दे दिया, तो वो एक विज्ञापन क्या कहलाता है? वो क्रय विवरण कहलाता है। तो क्रय विवरण एक आमंत्रण पत्र है जिसके द्वारा कोई भी कंपनी जनता को अंश देने के लिए आमंत्रित करती है, तो वो क्या होता है? क्रय विवरण है। अब मान लो कंपनी ने क्रय विवरण जारी कर दिया। अब जिन लोगों को शेयर लेने वो क्या करते हैं? आवेदन करते हैं। आवेदन या जिसको अभिदान भी बोला जाता है, क्या करते हैं? वो आवेदन करते हैं। जैसे मान लो मुझे किसी कंपनी के 100 शेयर लेने हैं तो मैं क्या करूँगा? आवेदन करूँगा। देखो आप पहले तो सारा कार्य क्या होता था कि लिख के वैसे आवेदन पत्र देना पड़ता था। आजकल सारा कार्य ऑनलाइन होता है, इसलिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। और जो व्यक्ति आवेदन करता है वो क्या करता है? जितने अंशों के लिए आवेदन करेगा उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? आवेदन राशि चुकानी पड़ेगी। यानी जितने अंशों के लिए वो क्या करना चाहता है? आवेदन करना चाहता है, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? अमाउंट या राशि चुकानी पड़ेगी। जैसे मान लो अगर मान लो कोई व्यक्ति 1000 अंशों के लिए आवेदन कर रहा है कि उसे 1000 अंश चाहिए। अब आवेदन एक शेयर मान लो 10 रुपये का है। कई बार कंपनियां क्या करती है? 10 रुपये का शेयर है, 10 के 10 रुपये साथ में मांग लेती है। तो अपने कहते हैं भी इन्होंने जो पूर्ण राशि है ना, संपूर्ण राशि, वो आवेदन के साथ मांग ली है। तब तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? जैसे 1000 शेयर है, एक 10 का 10,000 रुपये आवेदन के साथ देने पड़ेंगे। लेकिन अधिकतर कंपनियां ऐसा नहीं करती, वो अपने इस अमाउंट को किस्तों में मांगती है। सबसे पहले आवेदन के साथ मांगेगी। मान लो आवेदन के साथ 5 रुपये मांग लिए, उसके बाद कंपनी क्या करती है? शेयर इश्यू करती, आवंटन करती है, लॉट करती है, जिस पे मान लो 3 रुपये मांग लिए। उसके बाद क्या आएगा? मांग आएगी। तो मांग के ऊपर मान लो 2 रुपये मांग लिए, तो टोटल 10 रुपये हो गए। आवेदन के साथ मांगे 5 रुपये, आवंटन के साथ मांगे 3 रुपये और मांग के साथ मांगे 2 रुपये, टोटल 10 रुपये हो गए। अब क्या करना? मान लो कोई व्यक्ति 1000 शेयर के लिए आवेदन कर रहा है तो उसे केवल आवेदन राशि साथ में देनी है। जब वो व्यक्ति 1000 अंशों के लिए आवेदन करेगा तो उसे सिर्फ आवेदन राशि साथ में देनी पड़ेगी। अब आवेदन राशि एक शेयर पे कितने रुपए है? 5 रुपये है। तो 1000 शेयर है इंटू में 5, कितने आ गए? 5000। 1000 इंटू में 5 कितने आ गए? 5000। तो उसको आवेदन के साथ 5000 रुपये देने पड़ेंगे। तो जो व्यक्ति क्रय विवरण के बाद क्या है? आवेदन करता है तो उसे आवेदन राशि आवेदन के साथ पे करनी पड़ती है। वो अगर टोटल राशि है, मान लो पूरी की पूरी राशि आवेदन के साथ है, तब तो क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा आवेदन के साथ देना पड़ेगा। अन्यथा क्या करना पड़ेगा? अगर किस्तों में है तो फिर आपको देखना पड़ेगा भी आवेदन के साथ कितने रुपए हैं। फिर उन्हें क्या करना पड़ता है? ये देखना पड़ता है भी आवेदन के साथ कितने रुपए हैं। तो इसमें 1000 शेयर आवेदन के साथ 5 रुपये हैं, उसे 5000 रुपये देने पड़ेंगे। अब क्या करना? इससे आगे का जो स्टेप होता है वो क्या होता है? आवंटन। इससे आगे का स्टेप है वो क्या है? आवंटन है, अलॉट है, अलॉटमेंट।
अब कंपनी क्या करती है, जब आवेदन प्राप्त होते हैं तो कंपनी शेयर अलॉट करेगी। शेयर अलॉट करने का मतलब है कि लोगों को शेयर देगी। अब कंपनी जरूरी नहीं होता कि आवेदन जितने आवेदन आए सबको शेयर दे, हो सकता है कंपनी क्या करे, किसी को मना कर दे या किसी को शेयर दे दे, किसी को ना दे। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, आगामी जो स्टेप है वो आवंटन करती है, अंशों को शेयर को क्या करती है, अलॉट करती है, वो लोगों को शेयर देती है। जब आवंटन किया जाता है तो आवंटन राशि साथ में देनी पड़ती है भी। जब क्या करेंगे कंपनी तो शेयर आवंटन करेगी, जनता क्या करेगी, आवंटन राशि देगी। अब मान लो इसके 1000 रुपये, 5000 तो आ गए आवेदन के साथ, 3000 रुपये आ गए इसके अलॉटमेंट के साथ। बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 2 रुपये। बाकी कितना बच गया, 2 रुपये बच गया, वो कंपनी कॉल के साथ मांगेगी। आगे क्या करती है कंपनी, कॉल करती है, मांग करती है, प्रथम मांग, द्वितीय मांग, कोई भी मांग कर सकती है, इसलिए वो क्या करती है, कॉल के साथ मांगती है। तो आगे आवंटन होगा, आगे क्या क्या आएगी, प्रथम मांग। अब देखो मान लो 2 रुपये बचे यहाँ पे, अब 2 रुपये बचे तो 2 रुपये मान लो कंपनी एक साथ मांग ले तो अपने कहेंगे कि उसने पूरी राशि प्रथम मांग के साथ मांग ली है। अब प्रथम मांग के साथ मांग ली तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रथम कॉल है वो क्या अंतिम कॉल है, क्योंकि वहाँ पे कॉल एक ही है। अगर मान लो 2 कॉल में मांगे, 1 रुपया इसके साथ मांगे, 1 रुपया सेकंड कॉल में, तो इसको तो फर्स्ट कॉल लिखा जाएगा और सेकंड कॉल को फाइनल कॉल लिखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सेकंड कॉल है वो क्या होगी, अंतिम कॉल होएगी। अब बात आती है देखो अभिदान की। अभिदान 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है देखो विधान, पूर्ण अभिदान, पूर्ण अभिदान। एक होता है न्यून अभिदान, और एक होता है अधि अभिदान। एक है पूर्ण विधान, एक है न्यून विधान, एक है अधि विधान। अब पूर्ण विधान कौन सा होता है, देखो कंपनी जितने शेयर इश्यू करना चाहती है, कंपनी क्या है, जितने शेयर इश्यू करना चाहती है, कहने का मतलब कोई कंपनी 1 लाख शेयर इश्यू करना चाहती है, कोई कंपनी क्या चाहती है, वो 1 लाख शेयर इश्यू करे, तो कंपनी परिविवरण जारी करेगी तो कितने अंशों के लिए करेगी, 1 लाख के लिए करेगी। अगर आवेदन 1 लाख के लिए आ जाता है, अगर कंपनी जितने शेयर इश्यू करना चाहे आवेदन उतने के लिए आ जाए तो इसे क्या कहते हैं, पूर्ण विधान कहते हैं। यानी कंपनी जितने शेयर इश्यू करना चाहती है और कंपनी के पास उतने के लिए आवेदन आ जाए तो उसे तो क्या कहते हैं, पूर्ण विधान। नंबर 2 पे क्या है, न्यून विधान। अगर आवेदन कम के लिए आए, मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर के लिए आवेदन मांगे और कंपनी के पास 95,000 अंशों के लिए आवेदन आ गए। कंपनी कितने शेयर के लिए आवेदन मांग रही है, 1 लाख के लिए, आवेदन आए 95,000 के लिए, तो ये कौन सा विधान हो गया, न्यून विधान हो गया। यानी जितने अंशों के लिए कंपनी मांग रही है आवेदन, अगर आवेदन उससे कम के लिए आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, अपने न्यून विधान कहते हैं। अब लास्ट बचा, कंपनी के सामने दिक्कत कब आती है, जब अधि विधान होता है। अधि विधान कब माना जाएगा, जब कंपनी शेयर तो 1 लाख इश्यू करना चाहती है और आवेदन 1,10,000 के लिए आ जाए। आवेदन क्या है, 1,10,000 के लिए आ जाता है तो इसे अधि विधान कहते हैं। कंपनी जितने शेयर इश्यू करना चाहती है, यदि आवेदन उससे ज़्यादा के लिए आ जाता है तो इसे क्या कहते हैं, अपने अधि विधान। पूर्ण विधान कब हुआ, जितने शेयर इश्यू करना चाहे उतने के लिए आवेदन आता है तो पूर्ण विधान हो गया, उससे कम के लिए आवेदन आया तो न्यून, और उसके अधिक के लिए आ गया तो अधि विधान हो गया। तो ये 3 प्रकार का विधान होता है, पूर्ण विधान, न्यून विधान और अधि विधान। तो अभिधान 3 प्रकार से हो सकता है। न्यून सबसे कम कौन सा है, सबसे पहले है पूर्ण विधान। अगर आवेदन उतने अंशों के लिए आ जाए जितने कंपनी शेयर इश्यू करना चाहती है तो वो कौन सा हो गया, वो हो गया पूर्ण विधान। आवेदन उससे कम के लिए आ गया तो वो हो गया न्यून, और अधिक के लिए आ गया तो अधि विधान। अब अधिक में कंपनी के सामने दिक्कत आ गई, आवेदन आया 1,10 के लिए, कंपनी 1 लाख मांग रही है, तो कंपनी ये नहीं कर सकती कि ठीक है आवेदन ज़्यादा के लिए आ गया तो ज़्यादा इश्यू कर दे। कंपनी को शेयर कितने इश्यू करने पड़ेंगे, 1 लाख के करने पड़ेंगे। इसके लिए कंपनी क्या करती है,
या तो बाकियों को 10,000 को मना कर देगी, या फिर कंपनी यथानुपात बंटन करती है। यथानुपात का मतलब इनका रेशो निकाल लो, रेशो इनका 10:11 आ गया, तो इसका मतलब जिस व्यक्ति ने 11 शेयर मांगे उनको कंपनी क्या करेगी, 10 शेयर दे देगी। तो इससे क्या होगा, शेयर भी सबको मिल जाएंगे, लेकिन कंपनी के शेयर